दोस्तों सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णा कांत और ये हैं एक भैया हैं हमारे। आप अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार, मैं सुभाष प्रसाद। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था। चुनाव जब कि कंप्लीट हो गया तो उसमें किस तरीके से टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर के लोगों को धमकी दिया जा रहा था। एक तरह से देखा जाए तो टीएमसी के जो गुंडे थे वो हर एक हिंदू के घर पे जाके उनको धमका रहे थे कि अगर आपको बंगाल में रहना है और अच्छे से रहना है तो आपको टीएमसी को वोट देना है। अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो 4 तारीख के बाद रिजल्ट आने के बाद आप लोगों की खैर नहीं। इस तरह से वहां के आम नागरिक को धमकाया और डराया जा रहा था। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि सूचना मिला है कि जो ईवीएम मशीन है उसमें जो बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है उस पर पूरी तरीके से टेप लगाया गया है। बीजेपी का जो चुनाव बटन है वहां पे पूरा टेप लगा दिया गया है ताकि कोई इसके ऊपर बटन नहीं दबाए, बीजेपी का बटन नहीं दबाए, कमल का बटन। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टीएमसी के द्वारा कितना बड़ा वहां पर गुंडाई कर किया जा रहा था। और ये कोई पहली घटना नहीं, यहाँ तक कि पुलिस भी, कुछ पुलिस प्रशासन भी हर लोगों को दबाव डाल रहा है, बहुत लोगों को दबाव डाल रहा है कि आपको वोट टीएमसी को ही करना है, टीएमसी को ही करना है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। आपको बता दूं, आपको पता होगा कि जब एसआईआर लागू, जब वहाँ पर चालू हो रहा था, एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और इसके तहत क्या होता है आप लोगों को पता है, आप हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। इसमें क्या होता है सर कि जैसे कि मतलब एसआईआर ऐसा है जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें कि इसमें क्या होता है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण होता है। जैसे कि जिस मतदाता का देहांत हो चुका है उसका नाम वहां से काट देना है, कोई नए जो मतदाता आए हैं उसका नाम उसमें जोड़ देना है। तो एक तरीके से समझे तो मतदाता का शुद्धिकरण था। और जो घुसपैठिए हैं वो देश से बाहर करना। और हमारे देश के संविधान में ये बात लिखा गया है कि जो हमारे देश का नागरिक नहीं है वो वोट देने का अधिकार नहीं है। तो पूरी तरीके जो हमारे देश का नहीं है वो हमारे देश के हित में वो वोट कर कैसे सकता है, ये हमारे संविधान में वर्णन है। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया थी पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया थी। लेकिन जो ममता बनर्जी वहाँ की जो मौजूदा सरकार उनके द्वारा एक कहा गया और पूरी तरीके से इसका तबड़तोड़ जिस तरीके से बेजोड़ विरोध किया गया। यहाँ तक कि आपको बता दें कि उनके जो प्रमुख वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील, उनके ऊपर भी उनका ट्रस्ट नहीं हुआ। तो क्या कि खुद ही काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में गई और खुद ही अपनी तरफ से याचिका दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट जब ये सारी मामला को सुना तो उसके बाद बोला गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो एसआईआर है पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में है, कार्यविधि में है और ये संवैधानिक प्रक्रिया, इसे रोका नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर ये निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी के द्वारा अगर बंगाल में अगर एसआईआर किया गया तो हमारे जो कोर वोटर हैं, हमारे जो वोटर हैं उसका नाम जानबूझकर काट देगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो निर्वाचन आयोग के कोई जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एसआईआर नहीं होगी बंगाल में, हमारे तरफ से मतलब जुडिशियल अधिकारी के द्वारा वहां पर मतलब एसआईआर की प्रक्रिया होगी। हाँ, ममता को ये डर था कि जो हमारे वोटर जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो जितने लोग भी घुसपैठिए हैं वो उनको वोट नहीं दिया जाएगा। अगर ये लागू हो जाएगा, एसआईआर लागू हो गया तो हमारे वोटर और उनकी जीत का कारण वही लोग और उनको शायद ये बात का एहसास हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से उनको पता चल गया था कि हमारा जो वोटर है वो घुसपैठिए ही वोटर है। घुसपैठिए ही चले जाएंगे तो हम जीतेंगे कैसे। बिल्कुल। तब आपको बता दें कि जो जुडिशियल जो अधिकारी थे, पदाधिकारी जो थे वो आए पश्चिम बंगाल में और वहां पर एसआईआर का काम करने लगे। अब उसके बाद में क्या हुआ कि एकाएक 3 बजे के बाद में वहां पर भीड़ लगना चालू हो गया और एकाएक भीड़ लगने के बाद में धीरे धीरे 3-4 घंटे 5 घंटा के बाद में पूरा भीड़ जमा हो गया, इकट्ठा हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो भी जुडिशियल जो अधिकारी थे जो वहाँ पर एसआईआर के कार्य के लिए गए थे उनको बंधक बना लिया गया। अब जब उनको बंधक बनाया गया तो वहाँ के पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के जो मतलब मुख्य न्यायाधीश थे उनके पास कॉल किया गया। अब उनके पास जो कॉल किया गया तब वो जो मुख्य न्यायाधीश थे वो पश्चिम बंगाल के जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके पास कॉल किए कि भाई जा करके उस मामला को सुलझाइए, जो बंधक बनाया गया उसको हटाइए। लेकिन उसके बाद भी सवाल नहीं सुना गया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस सूर्यकांत जी, उनके पास कॉल किया गया। अब उनके पास जब कॉल किया गया तो सबसे पहले वो पश्चिम बंगाल के
जो लोकल जो मतलब जो स्थानीय वहाँ के जो पदाधिकारी थे उनके पास कॉल किए, प्रशासनिक पदाधिकारी। अब उनके पास जब कॉल किए तो भी कोई सुनवाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तब क्या किए सूर्यकांत जी कि सेंट्रल फोर्स को वहाँ पर भेजे। अब 8-9 घंटे तक उसको बंधक बनाया गया। जब सेंट्रल फोर्स गई तब जाकर के वहाँ से वो सब कुछ छुड़ाया। और सेंट्रल फोर्स के द्वारा मतलब उसके द्वारा ये कहा गया कि जो वहाँ पर जो जुडिशियल जो अधिकारी हैं जो वहाँ पर एसआईआर करवाने गए हैं तो उनका जो आवास है, जो उनके घर परिवार के लोग वहाँ पर जो उनका आवास है वहाँ पर संरक्षण के लिए गार्ड को स्थापित किया गया पूरी तरीके से। तो ये जो प्रक्रिया है और ये जो गुंडागर्दी है ये कोई पहली बार नहीं है, ये बहुत टाइम से। और यही कारण है कि ये गुंडागर्दी करके ही आप तक जीतते आए हैं। आपको बता दें कि पता नहीं बीजेपी जो है, बीजेपी क्या सोचती है। सबसे पहले तो दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जिस राज्य में संवैधानिक तरीके से काम ना हो, संवैधानिक तरीके से काम न चल रहा हो कोई भी, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो पता नहीं बीजेपी कहाँ सोई हुई है। और लोग कहते हैं कि बीजेपी तानाशाह है। इनसे बड़ा तानाशाह कौन है? आपको क्या ऐसा लगता है कि तानाशाह? बिल्कुल भी नहीं। ये तो इनकी देखो गुंडागर्दी कैसी है। ये चुनाव आयोग वाले को ही ये बंदी बना ले रहा है। चुनाव आयोग तो छोड़ दीजिए, जो वहाँ पर जुडिशियल जो अधिकारी गए थे उनको भी बंदी बना लिया जा रहा है। और पूरी तरीके से वहाँ के जो प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं, जो डीजीपी है, जो कि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, पुलिस सब मिले हुए हैं पूरी तरीके से। तो मेरा ये कहना है कि लोग कहते हैं कि बीजेपी तानाशाह है, तो यहाँ पर मैं कह दूं कि बीजेपी पता नहीं क्यों ये जो आरोप है और ये जो घुटन है सहते रही है कि बीजेपी को चाहिए कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और आपको बता दें कि तानाशाह, जब इसको अब तानाशाह कह रहे हैं, जबकि यहाँ पर मतलब राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए एक अच्छा माहौल था, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, तो वहाँ पर अब क्या कहेंगे? जब सबसे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी केरल में, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया बस इस नाम पर कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, किसी दूसरे पार्टी की सरकार बनी थी। और इस नाम पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, बस इस नाम पर। तो यहाँ पर जो कि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है कि किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक तरीके से अगर काम ना हो, संवैधानिक प्रक्रियाओं का अगर उल्लंघन हो, उस तरीके से अगर काम ना होता हो, संवैधानिक तरीके से काम ना हो, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है राज्यपाल के सिफारिश के द्वारा। तो यहाँ पर पता नहीं पश्चिम बंगाल में एक अच्छा माहौल बना हुआ था कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के द्वारा राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि बीजेपी तानाशाह है। आप देख लीजिए 1975 का इमरजेंसी इंदिरा गांधी का, उसको तानाशाह नहीं कहेंगे? क्या है वो तानाशाह नहीं तो क्या है? लेकिन उसको लोग तानाशाह नहीं कहते। तानाशाह एक मतलब क्या पता नहीं क्या मतलब क्या सोचकर रखते हैं जनता भी। मैं ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमने सुना है अपनी कानों से, तभी तो मैं बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि बीजेपी तानाशाह है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं तानाशाह है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि तानाशाह है पूरी तरीके से। सुनने को मिलता है। अगर ऐसा होता तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता। और अभी जो वहां पर चुनाव हुआ है, तो चुनाव के दौरान बहुत सारे जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे उनके द्वारा गुंडागर्दी किया गया। बहुत गलत ही लैंग्वेज में बात किया गया है। एक जो शायद ममता बनर्जी के भतीजा है, उन्होंने तो अमित शाह जी को इतना तक बोला है कि अगर तुम एक बाप के बेटे हो तो 4 तारीख के बाद बंगाल में मेरे को मिलना। और ये तो एक गृह मंत्री को, जो देश का गृह मंत्री है, उनको धमकी दे रहा है कि तुम कितने बड़े गुंडे हो, तुम 4 तारीख के बाद मेरे से मिलना, तुमको बंगाल में हम बताएंगे। ये तो खुलेआम धमकी दे रहा है। और वो भी कैसे? आम आदमी को छोड़ दो, अब ये सोचो कि एक गृह मंत्री को इस तरह से धमकी दिया जा सकता है, लेकिन वहाँ के आम जनता जो है उसके साथ क्या हो रहा होगा, कैसे रहते होंगे, घुटन महसूस होता होगा। लेकिन इसके बावजूद भी देख लीजिए, इतना बड़ा धमकी देने के बावजूद भी आप देख लीजिए कि बीजेपी कहाँ उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। और तो और ये देखो ना कि बीजेपी जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन के ऊपर टेप लगाया जा रहा है ताकि
इतना तुमको डर क्यों है? क्यों अगर भाई? तुमने बंगाल के जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है तो फिर ये धमकी लोगों के घर पे जाके क्यों दे रहे हो कि भाई तुमको बीजेपी को वोट नहीं करना नहीं करना है, टीएमसी को वोट TMC को करना करना है। अगर तुमने अच्छा काम किया होगा तो तुमको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं। तो क्लियर सी बात है कि आप बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के दम पे आप अपनी सरकार बनाते हैं और इस बार ये मौका आपको नहीं मिला, इसलिए आप बौखलाए हुए। और जिस तरीके से आपने बताया उस तरीके से मैं भी बता दूं एक घटना जो कि टीएमसी की तरफ से बहुत ही एक गुंडागर्दी कही है उसको। जब 2021 में जब टीएमसी पूरी तरीके से जीती थी, वहां पर सत्ता में आई थी, उसके बावजूद भी जीतने के बाद भी वहां पर दंगा हुआ था। जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, जो महिला कार्यकर्ता थे, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया अभी पूरी तरीके से। ये वाले इलेक्शन में भी एक बीजेपी के जो वहां के प्रतिनिधि थे उनके साथ मारपीट किया गया। तो ये देखा जाए तो वहां पर जिस तरीके से वहां पर माहौल है तो और निश्चित तौर पर एक इनका सांसद है, क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, सयानी घोष। अच्छा ये बोलते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा और ये हमारे शंकर भगवान के ऊपर इतना गंदा टिप्पणी किया है इन्होंने, एक कार्टून के जरिए शिव भगवान को जो लिंग है उसके ऊपर कंडम पहना के, और इतना गंदा। और अब ये बोलते हैं कि नहीं हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। तो ये क्या है? आप ये बताओ इनकी मानसिकता कैसी है? ये क्या है? और एक भरे मंच से गाना गाते हैं कि हमारे नयन में मदीना है और दिल में काबा है, ना नयन में मदीना है। बताओ, एक धर्म को ऐसा टारगेट करते हैं ना दूसरे धर्म की प्रचार कर रहे हैं। पूरी तरीके से टारगेट किया जाता है एक धर्म को पूरी तरीके से टारगेट किया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि हम सेकुलर हैं। अब यही देख लीजिए ना, आप देख लीजिए कि बिहार के डीजीपी जो विनय कुमार जी, इनके द्वारा क्या कहा गया कि जितने भी पुलिस प्रशासन है ऑन ड्यूटी पे कलावा हाथ में नहीं बांधेगा, टीका नहीं करेगा। तो देख लीजिए कि किस तरीके की मानस। और एक कहते हैं उनके द्वारा बयान दिया गया कि इससे समानता झलकेगी। अरे भाई, समानता झलकेगी, लेकिन आपने केवल और केवल सनातन के विरोध में बातें की है। आपने केवल सनातन से संबंधित जो चिन्ह है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए। क्यों नहीं आप टोपी के बारे में बोले? क्यों नहीं आप सिखों के बारे में बोले? क्यों नहीं आप क्रिश्चियन के बारे में बोले? क्यों नहीं आप मुसलमानों के बारे में बोले? क्यों नहीं बोले? तो इससे साफ झलकता है कि आप एक सेकुलर के नाम पर आपके लिए बता दूं कि केवल और केवल आपका टारगेट सनातन ही होता है। और आप ऐसे सेकुलर हैं जो किसी एक खास धर्म के लिए ही आपकी छाती फटती है पूरी तरीके से। मैं आपकी बात से एकदम 110% सहमत हूँ। और मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि जो बंगाल में चुनाव हुआ है इसमें जीत की संभावना किसकी ज़्यादा है, टीएमसी को हो या फिर बीजेपी को। दोस्तों, तब तक आप इजाज़त दीजिए, तब फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।